भगवान ने तीन तीन बेटियां दी हैं, एक बेटा भी दे देता तो क्या चला जाता भगवान का है? भला बेटियां भी कभी बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं? आप भगवान को ऐसे ना कोसो जी। देखना, हमारी जूही, रूही और रूबी बेटों से बढ़कर निकलेंगी। हाँ। अरे रहने दो राधिका, ये तो समय ही बताएगा। रोशन एक प्राइवेट स्कूल में चौकीदार का काम करता था। सब ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर एक दिन रोशन काम से घर लौट रहा था तो अचानक ही एक सड़क हादसा हो जाता है और उसमें रोशन की मौत हो जाती है। सड़क पर पड़े घायल रोशन को देख दीनू बोला, मर गया बेचारा, पता नहीं अब इसके परिवार पर क्या बीतेगी। रोशन के मरने के बाद समझो राधिका पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। दुख का कोई पार ना था, मगर फिर भी वह बेचारी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ रही थी। राधिका रोशन की फोटो देखकर कहती है, आप तो बीच मझधार में छोड़कर निकल गए जी। अब मुझे अकेली को ही जैसे तैसे करके बेटियों को पालने की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। 3 बेटियों और खुद का पेट तो पालना ही था। इसीलिए रोशन की मौत के बाद राधिका गोपी ठेकेदार के यहाँ चिनाई पर मजदूरी करने लगती है और मन ही मन अपनी तीनों बेटियों जूही, रूही और रूबी को पढ़ाने का निर्णय लेती है। सिर पर ईंटें ढोते हुए राधिका सोचती है, मैं तो मजदूरी के सिवा किसी लायक हूँ नहीं, पर अपनी बेटियों को जरूर इस लायक बनाऊंगी कि उन्हें मेरी तरह मजदूरी में जिंदगी न खपानी पड़े। यही सोचकर वह जूही, रूही और रूबी से कहती है, जूही, क्या तुम पढ़ना चाहती हो बेटा? हाँ माँ, मैं तो बहुत पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। और मैं पुलिस अफसर बनूंगी माँ। और तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो रूबी? माँ, मैं डॉक्टर बनकर सब गरीबों का मुफ्त में इलाज करूंगी। यह सुनकर राधिका को खुशी तो बहुत होती है, मगर गरीब के लिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना कोई पहाड़ तोड़ने से कम थोड़ी ना है। इसीलिए राधिका भगवान पर भरोसा रखकर हिम्मत जुटाती है और कहती है, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी यह तमन्ना जरूर पूरी होगी मेरी बच्चियों। मैं अपने हाड़ मांस बेचकर भी तुम तीनों को पढ़ाऊंगी। यही सोचकर राधिका अपनी तीनों बेटियों को स्कूल भेजने लगती है और खुद मजदूरी में जुट जाती है। वह सारा दिन सिर पर रखकर ईंटें ढोती, रेत सीमेंट उठाती और मसाले के तसले ढोती, मगर काम करने से न थकती। उसे तो बस काम के बाद मिलने वाली दिहाड़ी का ही ख्याल रहता, क्योंकि उसी पर उस गरीब की तीनों बेटियों की पढ़ाई और उनके भविष्य के संवरने की उम्मीद जो टिकी थी। रूही को कॉपी चाहिए और जूही को किताब। आज की दिहाड़ी में उनकी कॉपी किताब तो आ ही जाएगी। राधिका अपनी मेहनत में तो कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वह 2 लोगों का काम अकेले ही कर देती थी, मगर गोपी ठेकेदार उस पर बुरी नजर रखता था, इसीलिए हमेशा उसे डांटते रहता था। अरे राधिका, अरे जरा जल्दी जल्दी काम किया कर, काम में बहुत ढीली है तू। नहीं तो ठेकेदार जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे क्यों नहीं है, मैं क्या अंधा हूँ? कान खोल कर सुन ले, काम ठीक से ना करेगी तो निकाल दूंगा काम से। हाँ। एक दिन राधिका सुबह सुबह उठती है तो उसे तेज बुखार होता है। इसी कारण वह सोचती है, इस हालत में तो मजदूरी करना बड़ा मुश्किल होगा, क्यों ना आज छुट्टी कर लूं। यही सोचते सोचते उसे अपनी बेटियों की पढ़ाई का ख्याल आ जाता है और वह खुद से कहती है, नहीं, मजदूरी पर तो जाना ही पड़ेगा। घर चलाना है, बेटियों को पढ़ाना है। अभी मेरी जिंदगी में आराम करने की फुर्सत ही कहाँ है। यही सोचकर राधिका मजदूरी करने चली जाती है और ईंटें ढोते समय अचानक ही चक्कर खाकर गिर जाती है। गिरते ही उसका सिर एक ईंट से जा टकराता है और सिर से खून बहने लगता है। ठेकेदार तो यह देखकर आग बबूला हो जाता है और कहता है, अरे काम नहीं करना था तो अपने घर ही क्यों नहीं रही? यहाँ आकर ये नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? मुझे बहुत तेज बुखार है ठेकेदार जी। अच्छा बुखार है, बहानेबाज, जरा देखूं तो। यह कहकर ठेकेदार राधिका का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ गलत हरकत करता है तो राधिका को उस पर गुस्सा आ जाता है। वह ठेकेदार के गाल पर एक करारा तमाचा जड़ देती है
गरीब विधवा हूँ तो क्या ऐसी गंदी हरकत करेगा मेरे साथ? आज जो गलती की है उसे फिर कभी मत दोहराना, नीच। अरे तू अपने आप को समझती क्या है? चल निकल निकल यहाँ से, और आज के बाद इधर शक्ल मत दिखाना अपनी। गोपी ठेकेदार के यह कहते ही राधिका वहां से चल देती है। सिर से खून बह रहा था और वह चली जा रही थी। अभी वह कुछ ही दूर जाती है कि तभी उसे अपने बचपन की सहेली शोभा मिल जाती है। शोभा उसकी ये हालत देखकर हैरान होते हुए कहती है, राधिका बहन, तुम और इस हाल में? तुम्हारे सिर से तो खून बह रहा है बहन, कैसे लगी चोट? शोभा को देखकर तो राधिका का कलेजा फट पड़ता है और वह रोते हुए कहती है, इसको छोड़ो शोभा बहन, तुम अपनी सुनाओ। अरे छोड़ू कैसे, तू पहले मेरे साथ अस्पताल चल, समझी? सुनना सुनाना बाद में। हाँ। यह कहकर शोभा राधिका को अस्पताल ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी कराती है। उसके बाद राधिका उसे आप बीती सुनाती है और उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह राधिका को तसल्ली देते हुए कहती है, राधिका, जो हुआ उसे भूल जाओ। देखो, तुम्हें नौकरी चाहिए ना, तो वो मैं दिला देती हूँ। मैं अमीर लोगों के घर झाड़ू पोछा मतलब साफ सफाई का काम करती हूँ। क्या तुम यह कर लोगी? हाँ शोभा, मैं अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए इज्जत से किए जाने वाला हर काम करूंगी। शोभा राधिका को एक अमीर घर में काम दिला देती है और राधिका अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगती है। उसकी मालकिन अंजलि उसके काम से बहुत खुश होती है और आए दिन उसे कुछ ना कुछ देती रहती है। सुनो राधिका, ये खाना ले जाना, तुम्हारी बेटियां खा लेंगी। और सुनो, तुम्हें कोई मदद चाहिए तो खुलकर बोल दिया करो। जी ठीक है मालकिन। राधिका ने जब से घर का काम संभाला था, अंजलि तो जैसे आजाद ही हो गई थी। राधिका अपने आप ही साफ सफाई के सब काम निपटा लेती और रसोई में भी उसका हाथ बटाती। इससे अंजलि उससे बहुत खुश थी। एक दिन अंजलि के पति महेंद्र उससे आकर कहते हैं, अरे, मैंने स्टडी रूम में अपनी सोने की अंगूठी रखी थी, पर अब मिल नहीं रही। अभी तो राधिका वहाँ सफाई करके आई है, वहाँ होती तो क्या उसे दिखती नहीं? कहीं उसने? नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। सोने की तो छोड़ो, वह हीरे मोती पर भी अपना ईमान ना टिकाए जी। अंजलि यह कह ही रही थी कि तभी राधिका सोने की अंगूठी लेकर आती है और कहती है, मालकिन, यह सोने की अंगूठी शायद मालिक बाथरूम में रखकर भूल गए थे। महेंद्र 12वीं तक का स्कूल चलाता था। उसका स्कूल शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक था। एक दिन वह राधिका से कहता है, अरे राधिका, हमारे स्कूल के होते तुम अपनी बेटियों को किसी और स्कूल में क्यों पढ़ा रही हो? उन्हें हमारे स्कूल में पढ़ाओ, हम तुमसे फीस का एक पैसा भी नहीं लेंगे। बस तुम हमारे घर के साथ साथ स्कूल की साफ सफाई का काम भी कर लिया करना। यह सुनकर राधिका बहुत खुश होती है और उसे अपनी बेटियों का भविष्य सुनहरा बनता दिखाई देता है। यह तो आपका बड़ा एहसान होगा मालकिन। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है राधिका, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। उस दिन के बाद राधिका अंजलि के घर के साथ साथ उनके स्कूल की साफ सफाई का काम भी करने लगती है और कुछ सालों में उसकी तीनों बेटियां बहुत अच्छे नंबरों से 12वीं पास करती हैं। उनको स्कॉलरशिप मिलती है और उसी के बल पर वे तीनों बहनें कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर लेती हैं। फिर दिन रात प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करती हैं और अंततः एक दिन अपने सपनों को साकार करने में सफल होती हैं। इस तरह झोपड़ी में रहकर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने वाली राधिका अपनी अफसर बेटियों के साथ शानदार बंगलों में रहने लगती है और रोशन को याद करते हुए कहती है, देखो जी, मैंने आपसे सच ही कहा था ना कि हमारी बेटियां बेटों से बढ़कर निकलेंगी। निकल गई ना, आज तीनों बड़ी अफसर बन गई हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। मीरा और मायरा 2 बहनें थीं। पढ़ाई पूरी होने के बाद मीरा की शादी अनुज से हो गई। अनुज के दोस्त बोले, अरे यार अनुज, तूने बिना क्या बहन जी टाइप लड़की से शादी की है? अरे वो देख,
तेरी वाइफ की बहन कितनी बोल्ड नजर आ रही है। अगर तेरी शादी उस लड़की से हो जाती ना तो जोड़ी सोने पर सुहागा होती। क्या बात कर रहे हो यार, वो मेरी साली है। अरे वाह, तेरे तो दोनों हाथों में घी है। साली भी तो आधी घरवाली ही होती है। अनुज के दिमाग में ये बातें घर कर गईं, इसीलिए वह हर बात में मीरा की तुलना मायरा से करता। ये देखो अनुज, मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? क्या यार, तुम भी 7 मीटर की साड़ी में कैसे कंफर्टेबल रहती हो? देखो, एक मायरा है, सलवार कुर्ते में भी फिट लगती है। क्यों, साड़ी में क्या बुराई है? वैसे भी शादी के बाद तो लड़कियां अधिकतर साड़ी ही पहनती हैं। जब मायरा की शादी होगी तो वो भी साड़ी ही पहनेगी। लो, आप उसे याद कर रहे थे और उसका फोन भी आ गया। हाँ मायरा, बोलो। सुनो दी, मैं कल आपके यहाँ आ रही हूँ। लेकिन अचानक कैसे? माँ अपनी मित्र मंडली के साथ 4 धाम की यात्रा पर जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक वो लौटे मैं आपके साथ रहूं। कोई बात नहीं, वैसे भी तू वहाँ अकेली कैसे रहेगी? कोई नहीं, तू आ जा। अगले दिन मायरा अपना बैग पैक करके आ गई। पूरा दिन मायरा का बातें करते हुए गुजर गया। अनुज उसकी बातों को बड़े गौर से सुनता रहा। उसे लगा सच में यार मायरा ही उसके लिए परफेक्ट थी। जीजू किसके ख्यालों में खो गए? तुम्हारे? अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि दीदी हम दोनों को घर से बाहर कर दें। बहुत हो गया हंसी मजाक, अब उठो और खाना खा लो। खाने के बाद मायरा बोली, अरे दी, पेट बहुत भर गया, चलो थोड़ा बाहर टहल आते हैं। मायरा, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम अनुज के साथ चली जाओ। अब अनुज रोज शाम को मायरा के साथ टहलने निकल जाता। एक दिन मायरा टहलते हुए अनुज से बोली, जीजू कुछ दिनों बाद मैं चली जाऊंगी, क्या आप मुझे मिस करोगे? मुझे तो लगता है तुम्हारे जाने के बाद मेरी तो जान ही निकल जाएगी। ये क्या कह रहे हो? अनुज ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सच कह रहा हूँ मायरा, लगता है तुम्हारे बिना जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कहीं मैं आपसे प्यार तो नहीं कर बैठी? तुम्हारा तो पता नहीं, मगर मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगा हूँ। बस तुम मुझसे दूर मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा चलो, अभी घर चलते हैं। वो दोनों घर आ गए। अब वो दोनों एक साथ रहने का बहाना ढूंढते थे। साथ खाते, साथ घूमते और घंटों बातें करते। आनंदी ने कहा, मीरा, अब तुम्हारी बहन को अपने घर चले जाना चाहिए। तुम्हें तो कुछ दिखता नहीं, वह दिन रात अनुज के साथ चिपकी रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन ही तुम्हारी सौतन बन जाए। ये क्या कह रही हो माँ जी, वो मेरी छोटी बहन है। मीरा को आनंदी की बातों ने सोचने को मजबूर कर दिया और वह अब दोनों पर नजर रखने लगी। एक रात उसने सुना कि अनुज की बाहर वाले कमरे से धीमी सी आवाज आ रही थी। लेकिन अनुज तो यहीं सोए थे, बाहर किस लिए गए? उठकर देखती हूँ। उसने देखा कि अनुज और मायरा ने एक दूसरे को बाहों में भरा हुआ था। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा मायरा, तुम्हें मेरा सच्चा प्यार हो। तुम्हारी बहन सिर्फ किचन संभाल सकती है, मुझे नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। जीजू, मैं आपको छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकती। देखो, अब ये जीजू मत कहो मुझे। तुम मेरा प्यार हो, मैं सिर्फ तुम्हारा अनुज हूँ। उनकी बातें सुनकर मीरा चिल्लाई और मायरा के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, 1 सेकंड के अंदर मेरे घर से बाहर हो जा, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगी। तुझे शर्म नहीं आई अपनी बहन के पति के साथ ये सब करते हुए? कहीं नहीं जाएगी ये, अब ये यहीं रहेगी मेरे साथ। मैं इसे अपनी पत्नी बना कर रखूंगा। तुम्हें रहना है रहो, वरना जा सकती हो तुम। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर आनंदी आ गई। ये सब सुनकर वह दंग रह गई। देखो माँ, ये अनुज क्या कह रहे हैं? ये मेरी बहन को पत्नी। जो मैं कहती थी आखिर वही हुआ ना। अब जरा हिम्मत रखो, मैं देखती हूँ। सही तो कह रहा है अनुज। आखिर तुम में ऐसा है भी क्या जो अनुज तुम्हें पसंद करे? मायरा ही मेरे अनुज की पत्नी बनने लायक है। लेकिन मायरा, तुम्हें दिखाना होगा कि तुम में मेरे बेटे की पत्नी बनने के गुण हैं या नहीं। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी, लेकिन आप मुझे अनुज से दूर मत करना। आज से तुम मेरे कमरे में रहोगी। वैसे भी तुम्हारी बहन तुमसे जल रही होगी। मीरा हैरान थी कि आनंदी ये सब क्या कर रही है।
अब तुम इस घर की मेहमान हो मीरा, इसलिए घर की जिम्मेदारियां मेरी नई बहू को सौंप दो। अब तुम कोई काम नहीं करोगी। चाय, नाश्ता, खाना सब तुम्हें तुम्हारे कमरे में मिलेगा। अनुज खुश था कि उसकी माँ उसका साथ दे रही। अगले दिन आनंदी ने उसे 5 बजे उठा दिया और कहा, उठो बेटा, अब से घर का सारा काम तुम्हें करना है। जाओ पहले नाश्ता बना लो। नाश्ते में क्या बनाऊं? तुम्हारी बहन को तो कुछ आता ही नहीं। तुम एक काम करो, गाजर का हलवा, गोभी के पराठे, प्याज का लच्छा और साथ में कुछ मन हो तो चाइनीज भी बना लेना। मायरा मन ही मन सोचने लगी, ये नाश्ता है या पूरे दिन का खाना। मायरा को नाश्ते में 11 बज गए। तब तक आनंदी एक टब भरकर गंदे कपड़े इकट्ठा कर चुकी थी। वह बोली, मायरा बेटा, चल अब फटाफट ये कपड़े धो ले, फिर झाड़ू पोछा करके दोपहर का खाना भी बनाना है। वो अनुज को छोले भटूरे पसंद है। मैंने छोले भिगो दिए हैं। तुम्हारी बहन को तो कुछ आता ही नहीं है। मायरा लंबी सांसें लेने लगी और बोली, हाय, ये बुढ़िया मेरी बड़ी परीक्षा ले रही है। एक बार अनुज से शादी हो जाए तो सबक सिखाती हूँ इसे। कुछ कह रही हो क्या? सुनो, छत पर गेहूं सुखाए हैं इस मीरा महारानी ने। जाकर उन्हें उतार लाओ और चक्की पर रखवा दो। और शाम को सरसों का साग बनाना है, उसी हिसाब से जल्दी निपट जाओ। 4 दिन में ही मायरा की हालत खराब हो गई। ना तो उसे अनुज से बात करने का समय मिलता और ना ही सांस लेने का। अब उसे समझ आने लगा था कि पत्नी धर्म निभाना बहुत ही मुश्किल काम है। मायरा, तुम्हें तो अब मुझसे बात करने का समय भी नहीं मिल रहा। शादी के बाद तो तुम पूरी तरह गृहस्थी में रम जाओगी। नहीं बाबा नहीं, मैं पूरी जिंदगी इतनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी नहीं रह सकती। भाड़ में जाए ये शादी और भाड़ में जाओ तुम। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। हाँ। अरे नहीं बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम अनुज को छोड़कर कैसे जा सकती हो? हाँ मायरा, अनुज तो तुम्हारा प्यार है। तुम अनुज से शादी करके इस घर में रहो, मैं ही चली जाती हूँ। नहीं दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं अनुज की बातों में आकर बहक गई थी और इस गलती का मुझे एहसास हो गया है। मैं अपनी बहन की सौतन बनने जा रही थी। मुझे माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। जाओ मायरा, और फिर कभी मत आना। तुमने अपनी ही बहन की सौतन बनने की कोशिश की। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले जो तुम्हें धोखा ना दे। अनुज समझ गया कि मीरा ये सब अनुज के लिए कह रही है। मीरा, मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसके लिए मुझे जो चाहो सजा दे सकती हो। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। तो सजा ये है कि अब तुम मीरा को कभी धोखा नहीं दोगे और जिंदगी भर प्यार से रहोगे। उसके बाद मायरा वापस चली गई। उसके बाद अनुज और मीरा ने फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत की।